वेलकम करता हूँ जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर में। और आज के लिए आपकी कहानी है शर्लक होम्स की द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन, जिसका हिंदी वर्जन है कत्ल की ज़मीन। तो आइए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पूरी कहानी बिना किसी रुकावट के आपको मिले और आने वाली कहानी भी इसी तरीके से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन। अभी अभी तुमने कहा कि कत्ल की जमीन तैयार हो रही है। क्या कत्ल की भी जमीन होती है? डॉक्टर वॉटसन ने अजीब सा सवाल किया। किसी के लिए यह सवाल वाकई टेढ़ा है। जमीन तो खेती के लिए होती है, लोगों के रहने के लिए होती है। शर्लक होम्स ने अपना पाइप सुलगाते हुए कहा। फिर कत्ल की जमीन से क्या मतलब है? क्या जमीन के किसी मनहूस हिस्से से है जहां कत्ल होते हों? लेकिन यह तो नामुमकिन है। ऐसी कोई जमीन नहीं हो सकती जहां कत्ल होते हों। हाँ, तुमने ठीक कहा। ऐसी कोई जमीन नहीं हो सकती। मेरा मतलब उस जमीन से था जहां कत्ल के लिए गुंजाइशें पैदा होती हैं, शर्लॉक ने कहा। क्या मतलब? डॉक्टर वॉटसन ने सवाल भरी निगाहों से शर्लॉक को घूरते हुए। कत्ल एक ऐसी पर्सनल कुंठा है जो हालातों के कारण किसी व्यक्ति के दिमाग को इतना कुंठित और कुंद कर देती है कि वो कत्ल करने पर आमादा हो जाता है। कभी कभी हालात अकस्मात पैदा हो जाते हैं, कभी कभी पैदा किए जाते हैं। उन हालातों का हश्र कत्ल हो सकता है। ये हालात पैदा करने वाले लोग जानते हैं। इसे ही मैं कत्ल की ज़मीन का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये हालात धीरे धीरे आदमी को कत्ल करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें हालात पैदा करने वाला शख्स भी कत्ल का शिकार हो सकता है और हालातों का शिकार व्यक्ति भी। थोड़ा और समझाओ। मान लो कि किसी प्रॉपर्टी का विवाद है जिसे दो परिवार या रिश्तेदार मिलकर आपस में सुलझा नहीं पा रहे। कोर्ट कचहरी के चलते रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। नफरतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि विवाद होने पर खून खराबे हो जाते हैं। यह है कत्ल की वो ज़मीन जो कत्ल के हालात पैदा करने के लिए तैयार की जा रही होती है। यहाँ अगर समझदारी से काम लेकर मामले को आपस में सुलझा लिया जाए तो उस जुनूनी विवाद की नौबत ही नहीं आए जिसकी वजह से कत्ल हो सकता है। मोहब्बत के रिश्ते भी बचे रहेंगे। लेकिन ज़्यादा पाने का लालच ऐसे समझौतों से लोगों को दूर ही रखता है। हर इंसान जानता है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन लालच उसे सही गलत से दूर किए रखती है और वो अपनी नैतिकता को छोड़कर कत्ल की ज़मीन तैयार करने में लगा रहता है। एक बार ये ज़मीन तैयार हो जाती है तो फिर किसी को सिवाय मुसीबत और तकलीफ़ों के कुछ भी नहीं मिलता। ये तुमने ठीक कहा। एक शादीशुदा इंसान किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है। वो जानता है कि वो कत्ल की ज़मीन तैयार कर रहा है। वो चाहे तो इससे बच सकता है, लेकिन किसे पता चलेगा? उसकी ये सोच उसे इस अवैध रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है और वो खुद से बनाई जा रही कत्ल की ज़मीन की हकीकत को इग्नोर करता चला जाता है। इसे देखो। ये क्या है? अरे देखो तो। इस कागज़ पर तो किसी नाचते हुए आदमी का स्केच बना हुआ है। इसे बनाने वाला कोई अच्छा कलाकार नहीं है। बहुत ही भद्दे तरीके से बनाया गया है। अभी मैं इस केस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इस स्केच को देखकर लगता है कि जैसे कत्ल की एक और ज़मीन तैयार हो रही है। क्या मतलब? किसने भेजा इसे? उसे किसने भेजा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो अभी ही थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम जानते हो कि तुम्हारी एब्सेंस में मैं कोई भी केस अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि इस केस में तुम्हें कत्ल की ज़मीन दिखाई पड़ रही है? नाचते हुए इस आदमी का ये स्केच भेजकर कोई किसी को डराना चाहता है, यानी कि एक अपराध की नींव रख दी गई है। जुर्म की नींव पर कैसी इमारत बनेगी ये हर कोई समझ सकता है। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन से उस इंसान का पता चला सकता हूँ जिसने ये चित्र भेजा है, लेकिन मैं किसी इंसान के दिमाग की उस जुनूनी उथल पुथल को नहीं रोक सकता जो किसी कत्ल के लिए जिम्मेदार होती है। तभी एक लंबे कद का लेकिन मजबूत जिस्म का मालिक तेजी से भीतर आया। शर्लॉक ने उसे देखते ही उसका स्वागत करते हुए कहा, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे मिस्टर क्यूबिक।
मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब मैं पिछले साल लंदन गया। वहाँ के रसेल स्क्वायर के एक रेस्टोरेंट में मेरी मुलाकात एल्सी से हुई। वो अमेरिकन थी, लेकिन प्यार किसी देश की सरहदों को नहीं मानता। वो केवल दिल की सरहदों को देखता है। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो भी मुझे पसंद करने लगी। केवल 1 महीने बाद ही हमने शादी कर ली। उसने मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मेरे सामने भी ये शर्त रखी कि मैं उसके अतीत के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं करूँगा। मेरे पूछने के बाद कि ऐसा वो क्यों कह रही है, उसने मुझे बताया कि कुछ लोग हैं जो उसके इस फैसले को नहीं मानेंगे। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद मैंने दरवाजे पर एक लिफाफा पड़े देखा। मैंने उसे खोला। उसमें वो चित्र था जो मैंने तुम्हें भेजा, एक नाचते हुए इंसान का स्केच जिसे शायद हाथ से बनाया गया था। मैं कुछ नहीं समझा। मैंने वो स्केच एल्सी को दिखाया। उस स्केच को देखते ही एल्सी अचानक पसीने से नहा गई। उसकी टांगें कांप गईं। मैंने उसे थाम ना लिया होता तो वो निसंदेह गिर जाती। मैंने उसे पानी पीने को दिया। मेरे पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। मुझे भी अपना प्रॉमिस याद था, इसलिए मैंने भी उससे कुछ पूछने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। इस स्केच के बाद उस अज्ञात शख्स ने एक पत्र और भेजा। मिस्टर क्यूबिक ने वो लेटर शर्लॉक को दिया। इस लेटर ने मेरी और मेरी पत्नी की उलझनें और बढ़ा दी। इस लेटर को देखने के बाद वो अचानक चुप चुप और तनाव में रहने लगी है। मैं उसकी हालत से परेशान हूँ। मैं जानता हूँ वो उस लेटर भेजने वाले को शायद जानती है, लेकिन मैं उससे पूछ नहीं सकता, ना ही वो बताने के लिए तैयार है। शर्लॉक ने देखा कि उस लेटर में किसी कोड भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उसे तुरंत समझ पाना संभव नहीं था। शर्लॉक ने कहा, मिस्टर क्यूबिक, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ। मैं इस लेटर को डिकोड करके ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लेटर और डांसिंग मैन का स्केच भेजने वाला क्या चाहता है। इसके बाद क्यूबिक वहां से चला गया। उसके जाते ही शर्लॉक को एक लेटर और मिला। उसे पढ़ते हुए शर्लॉक के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। तब शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उस क्लू को समझने में लग गए। दोनों ने देखा कि लेटर में कोड भाषा में कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं। डॉक्टर वॉटसन अपने दिमाग पर जोर डालकर उस कोड भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। शर्लॉक भी ऐसी ही कोशिश कर रहा था। लेटर की तरफ देखते देखते अचानक शर्लॉक की आंखें फैल गईं। वो एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ और वॉटसन ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? जल्दी चलो। क्या हुआ? हमें फौरन मिस्टर क्यूबिक के बंगले पर जाना होगा। ओ माय गॉड! अरे वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मैं सस्पेंस से ही मर जाऊंगा। कुछ समझाने का समय नहीं है, बस जल्दी चलो। दोनों एक ट्रेन से नॉर्थ वॉल्शम स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर उन्हें जानता था। उन्हें देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैं समझ गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले मैंने इंस्पेक्टर मार्टिन को भी अपनी टीम के साथ यहाँ से जाते देखा था। वाकई अच्छा नहीं हुआ। मिस्टर क्यूबिक अच्छे आदमी थे। थे? व्हाट डू यू मीन थे? उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी पत्नी को भी गोली मारी गई। वो काफी सीरियस हैं। ये खबर डॉक्टर वॉटसन के लिए तो चौंका देने वाली थी, लेकिन शर्लॉक ने एक गहरी सांस ली। ओह, हमने पहुंचने में देर कर दी। तो क्या तुम समझ गए थे कि ऐसा होने वाला है? मिस्टर क्यूबिक के घर की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन ने पूछा। हाँ, मैं उस डांसिंग मैन के क्लू और लेटर में लिखी हुई गुप्त भाषा के मजमून को समझ गया था। मुझे पता लग गया था कि हत्यारा क्यूबिक और एल्सी को मारने आने वाला है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपना काम कर जाएगा ये मैं नहीं जानता था। दोनों मिस्टर क्यूबिक के बंगले पर पहुंचे। इंस्पेक्टर मार्टिन उन्हें देखकर चौंका। शर्लॉक ने उन्हें बताया कि मिस्टर क्यूबिक ने ही उन्हें उस केस के बारे में क्लू दिए थे और उनकी मदद मांगी थी, लेकिन मदद से पहले ही वो मारे गए। क्या तुम जानते हो कि हत्यारा कौन है? हत्यारे का क्लू इस कोड भाषा में और इस डांसिंग स्केच में है। इंस्पेक्टर मार्टिन ने उसे समझने की कोशिश की। लेटर का मजमून कुछ इस प्रकार था। अपने ईश्वर से मिलने जाने के लिए तुम दोनों को किसी चर्च या मंदिर जाने की जरूरत नहीं। शाम के वक्त आंखें बंद करते ही वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मजमून का सीधा सा मतलब है कि लेटर भेजने वाला एल्सी और उसके पति को मारने के लिए आज शाम के वक्त आने वाला है। वो बताना चाहता है
कि ईश्वर से मिलने यानी मौत के लिए किसी चर्च या मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी मौत के रूप में हत्यारा भी उन तक पहुंच सकता है। वो इशारा कर रहा था कि जब वो उन्हें मार देगा तो उनकी आंखें बंद होते ही वो दोनों अपने ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से कातिल कौन है? उसे मिसेस क्यूबिक जरूर जानती हैं, लेकिन इस वक्त वो गोली लगने से घायल और बेहोश हैं। उसे अस्पताल भेजा जा रहा है, शर्लॉक ने कहा। अभी आप फौरन शहर की नाकाबंदी का बंदोबस्त करें ताकि हत्यारा शहर छोड़कर भाग ना जाए। हत्यारा कौन है? उसका नाम एब स्लैनले है। वो एक कुख्यात गैंगस्टर है। इंस्पेक्टर ने तुरंत फोर्स के आदमियों को उसकी तलाश में भेज दिया। फिर बोला, तुम्हें उसका पता कैसे चला? उसके डांस करते हुए स्केच से। वो एक होटल में डांसर का काम करता था, लेकिन ये काम वो केवल खुद को कानून की पकड़ से बचाने के लिए कवर के रूप में करता था। असलियत में वो एक मुजरिम है। इस सारी कहानी को जानने के लिए पहले एल्सी के अतीत को जानना ज़रूरी है। उसके पिता खुद एक गैंगस्टर हैं। एब स्नैनले उसके पास काम करता था और उसका वफादार था। वो एल्सी से शादी करना चाहता था। उसके पिता को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। एल्सी को अपने पिता के कामों की खबर थी। वो उनके काम से नफरत करती थी। उसे ऐब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो डरती थी कि कहीं उसकी शादी ऐब से ना हो जाए। इसी वक्त उसे क्यूबिक मिला। वो उससे शादी करने को तैयार हो गई। इसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़ दी। ऐब एल्सी की तलाश में लगा रहा। फिर एक दिन उसने उसे ढूंढ लिया। उसने उसे डांसिंग मैन का स्केच भेजा ताकि वो उसे पहचान जाए और समझ जाए कि अब वो उनसे नहीं छुप सकती। वो उसे आतंकित करना चाहता था। फिर उसने उसे वो लेटर भेजा जिसकी भाषा को ना वो समझ सकी ना ही क्यूबिक। वो बदले की आग में जल रहा था। वो उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता था। उसने दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से एल्सी बच गई। ये है सारी कहानी। लेकिन तुम्हें उस डांसिंग मैन का पता कैसे चला? उसने जो स्केच भेजा था उसमें उसकी वर्दी में एक स्टिकर भी लगा दिखाया था। वैसा स्टिकर उस एरिया के एक नामी होटल के लोगों का है। मैंने एक ऐसे आदमी लूथर को उस होटल में डांस करने वाले एब स्टैनले के बारे में पता करने को कहा, जो कभी अपराधी रहा था, लेकिन मेरे समझाने पर अब वो गलत रास्ते छोड़कर शराफत की जिंदगी बसर कर रहा था। उसने पूछताछ की तो मुझे ऐब की इस कहानी का पता उसके भेजे हुए लेटर से चला, लेकिन तब तक मैं क्यूबिक के दिए हुए पत्र की कोड भाषा को नहीं समझ सका था। तभी वहां एक बड़ी उम्र का आदमी पहुंचा। उसने बताया कि वो एल्सी का पिता था। उसे अब स्नैनले की हरकतों की जानकारी हो चुकी है। उसने उसे मारकर उसकी लाश को झील में फेंक दिया था। अब वो सरेंडर करने आया था। केस खत्म हो चुका था। दोनों वापस लौट पड़े। डॉक्टर वॉटसन ने रास्ते में कहा, तुमने ठीक कहा था, कत्ल की ज़मीन भी होती है। ये ज़मीन इस बार एब स्लैनले ने तैयार की थी। वो एल्सी और मिस्टर क्यूबिक को चैन से जीने देता तो इस कत्ल से बचकर खुद भी चैन से जीते रह सकता था, लेकिन उसके बदले की आग ने सब बर्बाद कर दिया। वो खुद भी नहीं बच सका। शर्लॉक अपना बुझा हुआ पाइप फिर से जला रहा था। उसे मिस्टर क्यूबिक की मौत का बेहद अफसोस था, लेकिन वो जितना कर सकता था उसने उतना किया। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप मुझे बताइए कि आप शर्लॉक होम्स की छोटी छोटी कहानियां सुनना चाहते हैं या फिर बहुत लंबा नॉवल। कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आखिर तक बने रहने के